प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में फिर हम उन प्रश्नों के उत्तर और विमर्श के उन मोतियों की तलाश में फिर बैठे हैं जो आपको भी बहुत प्रिय लग रहे हैं, आपको भी बहुत पसंद आ रहे हैं। और यही वजह है कि आपकी रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपके प्रश्न निरंतर हम तक पहुंच रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे पास आया है, बहुत झकझोर देने वाला है। एक युवा राजनेता ने अपनी व्यथा और अपनी चिंता और अपने चिंतन को भी समेटकर हमारे पास भेजा है और ये कहते हैं कि मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे परिवार में राजनीति की धारा इसके पहले कभी बही नहीं, यानी मैं इस धारा का या इस धारा के साथ खड़ा होने वाला एकमात्र प्रतिनिधि हूँ। इनका कहना है कि मैं एक स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और जल्दी समझौते नहीं कर पाता, और इनका कहना है कि बड़ी पीड़ादायक स्थितियों से मैं गुजरता हूँ। घंटों दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ता है, जय जयकार के नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद भी प्रभु की तरह जिस अभिष्ट या इष्ट राजनेता के लिए खड़े रहना पड़ता है, वो अगर एक झलक भी आपकी तरफ देख ले तो आपको धन्य धन्य होना पड़ता है। आगे का कोई रास्ता, इनका कहना है, मुझे दिखता नहीं है और चापलूसी और चाटुकारिता में मेरा कोई प्रावीण्य नहीं है, मेरी कोई दक्षता नहीं है, मेरी कोई इफ़िशिएंसी नहीं है, न मेरे पास पैसा है। और मुझे समझाने वाले राजनीतिक मित्र ही कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि ना तो तुम राजनेताओं के साथ वो संबंध स्थापित कर पाते हो जिस संबंध की आवश्यकता चापलूसी, चाटुकारिता या प्रशंसा से होती है, और ना तुम उतना समय देने की चेष्टा करते हो जिसको कहते हैं कि राजनीति फुल टाइम जॉब है। ये कहते हैं इन परिस्थितियों में मैं क्या करूं? क्या एक सरल मन के व्यक्ति का राजनीति की इन गलियों में कोई महत्व नहीं है? इनके नाम का उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं और ये हमें छत्तीसगढ़ से एक युवा राजनेता ने भेजा है, तो मैं इसी प्रश्न को रखूंगा भगवत गीता के अध्येता और मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के सामने। गोस्वामी, आज आपने बड़ा व्यवहारिक और ऐसा प्रश्न रख दिया है जिसके उत्तर में शब्द को संभाल कर बोलने की आवश्यकता है। शब्द को इसलिए संभाल कर बोलने की आवश्यकता है क्योंकि इसके शब्दों की मीमांसा यदि हम करने बैठेंगे, कई बार अर्थ और अनर्थ दोनों समाहित हो जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सजगता से जरूरी है और ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है आज के परिवेश में। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपके जिस मित्र ने आपसे कहा है कि राजनीति जो है वो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए जिस अंदाज में आप कर रहे हैं उचित नहीं है, ऐसे मित्र की आपको वंदना करना चाहिए। वो बड़े शुद्धशील और अच्छे मित्र हैं आपके। जब कभी दो समानार्थी शब्द अलग अलग अर्थों में कब प्रयुक्त हो जाएं विदित नहीं होता, तब ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। हमारे यहाँ जन सेवा एक धर्म था। कलिकाल की माया ने जन सेवा के दो भाग कर दिए, एक को राजतंत्र से जोड़ दिया और एक को समाज तंत्र से जोड़ दिया। जन सेवा का संकल्प अंतर मन में आना, परमार्थ की दिशा में बढ़ना होता था, सत्कर्म करना होता था जी, कि आप सुंदर बीड़ा उठाकर चले हैं कि मुझे समाज की सेवा करना है, मानवता की सेवा करना है, लोगों के दुख सुख बांटना है। और चूंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ जन होता है, पहले मनुष्य, फिर गण होता है, फिर मण होता है, तो ये जनगण मन की आराधना है, ये अधिनायक है, यहाँ लोकतंत्र है। भारत में विश्व का सबसे श्रेष्ठतम लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र कहीं सफलतम लोकतंत्र विश्व में नहीं है। जो लोकतंत्र भारत का है, जहाँ रोजीना आप दुहाई देते हैं कि त्राहिमाम करते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, जो लोग ऐसा त्राहिमाम करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र तो वंदना के योग्य है। यहाँ लोकतंत्र में वो सब मिला हुआ है जो लोकतंत्र की मूल परिभाषा में श्रेष्ठतम हो सकता है, तो मिला हुआ है।
तो जनसेवा का संकल्प यदि आपने लिया है तो बहुत अच्छा है। एक जमाना था जब संयुक्त परिवार था, परिवार में लोगों की संख्या बहुत थी, घर में कामकाज करने वाले लोग बहुत थे, तब वो देखा नहीं करते थे कि पर्टिकुलर विशेष रूप से कौन आदमी क्या काम कर रहा है। तब उस परिवार के 5-6 सदस्यों में से एक सदस्य समाज सेवा का कार्य करने लगता था और समाज में लोगों को काम करना। फिर एक समय ऐसा आता था कि धनार्जन करते करते पहले मनुष्य धन कमाता था, धन कमाने के बाद फिर और धन कमाता था, फिर वो धन कमा लेने के बाद जो और धन होता था वो धन से धन कमाने लगता था और आदमी जो है, जन जो है, वो निकम्मा हो जाता था। फिर जो कमाने का काम है वो धन ही कर रहा है ना। आपके पास पहले थोड़ा धन था, फिर बड़ा धन हुआ, अब धन कमा रहा है, आप तो फुर्सत है। आप फुर्सत। तो जब आप फुर्सत हो जाते थे तो आप समाज सेवा के काम में लग जाते थे, रोगियों की सेवा करते थे, दुखियों का दुख बांटते थे, कहीं कंबल बांटने जाते थे, कहीं देखते थे कि मेरे घर तो सब सुविधाएं हैं, किसी और को सुविधाएं हैं कि नहीं, मेरे समाज में, मेरी जाति में, मेरे वर्ण में लोग खुशहाल हैं कि नहीं। ये परमार्थ का काम करते थे। तो ये काम लोक सेवा कहलाती थी, जन सेवा कहलाती थी। इससे लोकतंत्र बन गया। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि हम में से जो लोग बुद्धिशील हैं वो कहीं न कहीं नेतृत्व करते हुए उनकी समस्याओं को उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन राम तो एक ही होगा ना, हनुमान बहुत से होने पड़ेंगे। वाह, सेवाधारियों की आवश्यकता होगी। बहुत सुंदर। लेकिन आप सेवा का संकल्प थोड़ी लेते हैं, आप तो नेतृत्व का संकल्प लेते हैं। आपको लगता है, मैं किसी व्यक्ति के घर गया, मैंने उनसे कहा, मेरे साथ जो थे कन्या के लिए वर ढूंढने गए थे, तो हम भी उनके साथ थे, मित्र थे। हमने कहा क्या करता है बच्चा? बोले पार्षद है। मैंने कहा पार्षद तो है, वो तो जनसेवा का काम कर रहा है, लेकिन करता क्या है? बोले नहीं, वो पार्षद ही है। अर्थात ये है कि आपने नेतृत्व को रोजगार समझ लिया है। अब चूंकि आप अपने प्रश्नकर्ता परिवार में अगर करता धरता है तो वो राजनीति के माध्यम से क्या कमाएगा? अगर बोलचाल में कहें तो क्या राजनीति धनार्जन का माध्यम हो गई? ऐसा हम स्वीकार नहीं कर सकते प्रकट भाव से। तो यदि आप लोक सेवा करने गए, लेकिन कटु सत्य तो है, जो यथार्थ है वो अपनी जगह है, कलिकाल की माया है ये। तो प्रश्न ये है कि हर आदमी यदि नेतृत्व के रूप में चलेगा, जैसे रोजगार की बात चलती है तो व्यक्ति को लगता है कि हर परिवार में लोगों को रोजगार देने का कामकाज सरकार कर ले, हर परिवार में रोजगार दे दी सरकार। तो एक सरकार और जितने उसके तंत्र हैं, लोग हैं, सबको रोजगार वो दे दे बैठे बैठे। तो फिर सवाल ये है कि अगर आपको रोजगार मीन्स नौकरी, रोजगार का अर्थ नौकरी लगाने लगे हैं, देखिए अर्थ अनर्थ हो जाता है। नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना, ये एक अलग व्यवस्था हो गई। लेकिन रोजगार यानी आप करिए ना उद्यम, हाथ पैर चलाइए। तो यदि जन सेवा आपका संकल्प है तो फिर आपको सेवा धर्म का पालन करना चाहिए। सेवा धर्म में नेतृत्व महान नहीं होता। लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, जहां उनकी एक कनखियों से आप आत्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं, तो वहां तो वृथा गता तस्य नरस्य जीवनम ही कर रहे हैं आप। क्योंकि उनकी एक कनखियों को देखने के लिए और आनंद की हिलोरे लेने के लिए आप अपने परिवार को पीछे छोड़ रहे हैं, आप अपने दायित्वों को पीछे छोड़ रहे हैं। आप नित्य प्रति एक ऐसी प्रतीक्षा में हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे में बरसों आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो आज के ज़माने में जिनके पास रोजगार नहीं है, जो परिवार के कर्ता धर्ता है और श्रेष्ठ युवा है, वो सृजनशील और कर्तव्यगत कार्य में पहले से लगे। अगर समाज सेवा, देश सेवा करनी है तो इसे अपने जीवन में आनंद के रूप में ग्रहण करिए, रोजगार के रूप में नहीं। अगर आपने इसको रोजगार के भाव से कर लिया है और आपके घर में लोग रोज आशान्वित हो रहे हैं, आज टिकट मिल जाएगी, कल हम नेता बन जाएंगे, परसों हम फलाने और बड़े नेता बन जाएंगे, तो ये परिकल्पनाएं आपको प्रमादी बना देगी, आपके जीवन को दुख और कष्ट का केंद्र बना देगा। प्रत्येक परिवार के आजीवा जो हैं इसी प्रमाद में घिरे हुए हैं। उनकी कल्पनाएं बस इसी रूप में टिकी हुई है कि कल एक ऐसा स्वप्न साकार होगा, कल एक ऐसी विषय वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वो कर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो जब आप कर्म कर नहीं रहे हैं, जो आदमी करते हुए, काम करते हुए, ध्यान रखिए, पाश्चात्य देश इसके उदाहरण होते हैं। आप देख लीजिए, पाश्चात्य देश में जो राष्ट्रपति भी होता है बड़े बड़े देश का, वो आप देखिए राष्ट्रपति पद से हटने के बाद क्या करते हैं? कहीं नौकरी करते मिल जाएंगे, कहीं बाजार में घूमते मिल जाएंगे। ठीक बात। क्यों? उनने कहा साहब वो एक दायित्व तो था, उसको पूरा कर दिया, मैं अपना मूल काम कर रहा हूं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्र सेवा करना चाहता है, समाज सेवा करना चाहता है, वो राजनीति को एक व्यवसाय मानकर इसमें प्रवेश ना करे। ये है अध्यात्म की नैतिकता। राजनीति में राजधर्म होगा,
लोक को एक प्रतिनिधित्व करते हुए एक व्यक्ति जो है लोकतंत्र का अधिष्ठाता बनेगा, वो आपको प्रभुसत्ता में आपके काम करेगा, वो आप वहां पर स्वामी हैं, सारा लोक स्वामी है, उनकी समस्याओं की दिशा में सेवा कर्म करेगा। मुझे तो ध्यान आता है कि हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री का एक संबोधन भी मुझे ध्यान आ रहा था, जहां वो कह रहे थे कि मैं राष्ट्र का प्रथम सेवक हूं, मैं सेवाधारी हूं। तो सेवाधारी होना वास्तव में जीवन के लिए यथार्थ है। आपने सेवा धर्म ले लिया है। सेवा धर्म मतलब परोपकार, परोपकार मतलब परमार्थ, परमार्थ मतलब सन्मार्ग, और सन्मार्ग मतलब श्रेष्ठतम अध्यात्म का जीवन। वाह, वाह। तो आप सबसे पहले अपनी दृष्टि बदलिए, क्योंकि यदि आप किसी उद्देश्य को लेकर भटक रहे हैं तो आपके परिवार में क्या रोजगार के संसाधन हैं? क्या घर में लोग की आवश्यकता आप पूरी कर पा रहे हैं? क्या रोटी कपड़ा मकान से आप उनको निवृत्त कर पा रहे हैं? यदि आपका दायित्व है तो प्रथमतः प्रत्येक युवक को अपना दायित्व निभाना चाहिए। भीड़ में खड़े होकर दिन भर शोर करके, दिन भर जय विजय के नारे लगाकर थक कर आप लौटते हैं। बूढ़े पिता आपके काम करके लौटे हुए हैं, माँ ने दिन भर श्रम किया हुआ है, बहन के विवाह की प्रतीक्षा है, आपका रोजगार बंद है, आपके घर में आज आपको दुकान में बैठना था। आज बहुत सारे लोगों को जिनके यहाँ मैंने देखा चाय का ठेला लगा के पिताजी बैठे हुए हैं, बाट जो रहे हैं कि पुत्र आएगा, और पुत्र कहाँ है? पुत्र कौन से उन्माद में घूम रहा है? तो उन्माद को इनकी ये अंतर चिंतन जागृत हुआ है इनमें, और ये सही वक्त है, सही समय, जब जागे तब सवेरा, इससे पहले कि कोई और ठोकर लगे। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ भाग्य का एक विचित्र विधान बताया है, हम लोगों ने इस पर चर्चा भी की है शरद जी, कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, चार चीजें हैं जिसमें अर्थ और काम हमारे हाथ में नहीं है। अरे रसोई में काम करती हुई गृहिणी मंत्री बना दी जाती है, अनायास मालूम चलता है कि वो तो किसी देश की किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री हो गई, रसोई में कढ़ाई में सब्जी बना रही है वो। तो जब आपका प्रारब्ध जागृत होगा तब आपको दिशा दशा मिल जाएगी, लेकिन इससे आप अपने वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन मत करिए। अर्थात अगर आपके अंतर्मन में शुद्ध चित्त से भाव उत्पन्न हुआ है कि आप समाज, राष्ट्र और देश की सेवा करना चाहते हैं, तो जरूर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि हमारे युवा राजनीति में ना आए। युवाओं में ये चिंतन बड़ी तेजी से है कि क्यों ना युवा राजनीति में ना आए ना भाई। तो आप जो इनका विचलन देखते हैं, इसका कारण आप क्या देखते हैं? क्या ये चाहते हैं सहज रास्ता हो, जहाँ चाटुकारिता ना हो, जहाँ पर नेता बड़े प्रेम से इनका स्नेह से अभिनंदन करें और इनसे कहें कि ये 5 साल बाद तो ये टिकट आपको मिल ही जाना है, आप बड़े मेधावी हैं, वही क्या फलाशक्ति गीता वाली वही बात है? जी देखिए, इसमें ये है कि कोई भी, आप तो 5 साल की बात कर रहे हैं, जो नेतृत्व होता है वो मुस्कुरा कर देख कर कहता है कि क्यों, कल तुम्हारा क्यों नहीं हो सकता। 5 साल की प्रतीक्षा भी यदि कह दे तो आदमी कार्य योजना बना ले, कल क्यों नहीं हो सकता। ये वो दौड़ नहीं है जहाँ क्रम लगाकर लोग बैठे हुए हैं। जिसका प्रारब्ध जागृत हुआ वो काम करने लग जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर में राजनीति पर हम चूंकि चिंतन नहीं करते शरद जी, लेकिन राजनीति की भी एक दिशा, एक शाखा सूत्र, एक विशेषता, एक प्रबंध, एक प्रशासन, एक तंत्र होता होगा। उनको भी समग्र रूप से पूरे राष्ट्र में फैले हुए सारे प्रकार के संगठन, संरचना, कार्यकर्ता इत्यादि इत्यादि को समायोजित करना होता होगा। हमारे यहाँ तो ये होता है कि द्वेष की स्थिति ये हो गई है कि 2 व्यक्ति यदि समानांतर रूप से सेवा कार्य में लगे हैं तो पहला दूसरे को देखेगा। कलयुग है, इसका नंबर तो नहीं बढ़ रहा है, मेरा नंबर तो कम नहीं हो रहा है। तो हम तो प्रतिस्पर्धा में सब जगह है ना, सारी प्रक्रियाओं में है ना। इनका विचलन इसलिए है कि इनके पास अब संसाधन नहीं है रोजगार के लिए, इनके पास संसाधन नहीं है जीवन निर्वाह के लिए, इनके पास, इनको अपना भविष्य दिखता है कि मैं क्या करूंगा, कितने दिन तक इतना संघर्ष करूंगा। तो यदि प्रत्येक युवा अपने भविष्य का दर्शन कर ले तो युवा सृजनशील हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने पारिवारिक दायित्वों का संपादन करिए। बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होए, सबका मैं हम है। वाह। ज्योत से ज्योत अगर आप जलाते चलेंगे ना, तो प्रत्येक घर में जब दीपक जलेगा ना, तब वो एक रोशनी का सैलाब उठेगा वहां पर। तो सबसे पहले आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। सबसे पहले आप अपनी विशेषताओं को पूरा करिए, अपने दायित्वों को। ये अधिकार की लड़ाई में आप पहुंच रहे हैं, आपकी मुझे इतना मेहनत करना हो और मिल नहीं रहा है। क्या मेहनत किया है आपने? कौन सा, आप एक लिस्ट बनाइए, आपने कितने दीन दुखियों की सेवा की,
और उस लिस्ट की शुरुआत घर से ही करिए ना, कि आपने अपने माता पिता की सेवा की है, क्या आपने पड़ोसी की सेवा की है। तो इसलिए ये एक लंबी लड़ाई है और एक लंबा रास्ता है। तो इसलिए इसमें युवाओं को इस विचलन में नहीं होना चाहिए। राजनीति में युवाओं को जरूर आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आने का अर्थ केवल नेतृत्व नहीं होता। अगर हर आदमी नेतृत्व के लिए आ जाएगा तो जितने लोग हैं उतने नेतृत्व करेंगे, तो फिर सेवा का कर्म कौन करेगा। राजनीति में आने वाले आप ध्यान रखिएगा, यज्ञ हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, सब लोग अपना अपना दायित्व कर रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण तो पत्तल उठा रहे थे ना। उनने कहा ये तो सेवा करना है, ये अंतर्मन का शुद्ध चिंतन है। वाह। कि मैं ये कर्म करूंगा। आप अपने कर्म को करते हुए तृप्त हो रहे हैं क्या? लेकिन अगर आप अपना कर्म किसी अधिकार के लिए कर रहे हैं तो वहां पर द्वैत हो गया है, और द्वैत हो गया है तो ऐसे विचलन आपको पल पल मिलेंगे। आप दूसरे के जीवन का अनुसरण सहजता से कर लेते हैं, इस पर भी हमारी बात हुई। लेकिन अनुकरण करने के लिए आपको अपना चिंतन बढ़ाना होगा, और अनुकरणीय बनना है तो कर्मवान बनना होगा। वाह। कर्मवान बनना होगा। ये बहुत सुंदर बात है। तो कुछ महत्वपूर्ण मंत्र जो अब तक हमारे सामने आते हैं कि राम तो एक ही है, हनुमान आप हो सकते हैं, सेवा भाव जो है, और हनुमान इसीलिए आकांक्षाओं से मुक्त है। हनुमान जी की कोई इच्छा नहीं है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि ऐसा निस्वार्थ सेवा भाव जो हनुमान जी में देखने के लिए मिलता है वो तो संभव ही नहीं है, लेकिन संभव बनाना पड़ता है। और दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र जो प्रोफेसर गोस्वामी जी की बात से मैं समझ पाया कि आप सेवा कार्य के किसी भी उपक्रम से जुड़ते हैं जो अत्यंत समय लेता है, बहुत ज़्यादा समय आपका लेता है। कुछ तो सेवा कार्य ऐसे होते हैं कि 2 घंटे आप वृद्धाश्रम में चले गए, निराश्रितों को कंबल और भोजन आपने बांट दिया और फिर अपने घर में या अपने काम पर लौट आए। लेकिन राजनीति एक फुल टाइम काम है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये अनुमति लेनी पड़ेगी कि या तो आपका छोटा भाई बिजनेस देखे या किसी ऐसे उपक्रम में हो जिससे आपके घर में ये वितंडावात ना हो कि आप क्या लाते हैं घर में, या आप जिस दिन पार्षद या विधायक या सांसद बनेंगे तब एक निश्चित आय वेतन रूपी आएगी और बाकी जो दूसरी आय है, माफ़ कीजिएगा, उसकी भी चर्चा आरंभ हो सकती है। लेकिन अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो सार्वजनिक सेवा का, राजनीति में आने का ये उपक्रम बहुत उपयोगी नहीं होगा और आपके लिए कष्ट का कारण ही बनेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक शब्द को हमको प्रयास करना चाहिए कि उस शब्द को हम यथार्थ में देखें। फुल टाइम जॉब राजनीति है ही नहीं। राजनीति फुल टाइम जॉब नहीं है। बिल्कुल ठीक। ध्यान रखिए, राजनीति में प्राप्त पद फुल टाइम जॉब हो सकता है, राजनीति फुल टाइम जॉब नहीं है। अब यदि कोई मान लीजिए मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो फिर उसका दायित्व तो वैसा है, उसके लिए उसको पारिश्रमिक भी मिल रहा है, उसका जीवनचर्या भी चल रहा है। लेकिन राजनीति के 2 ढंग हो जाएंगे। आप मूल रूप से सेवाधारी धर्म को स्वीकार करके चल रहे हैं। देखिए, एक जनाधार होता है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं है, लेकिन उनकी जनाधार की स्थिति इतनी है, उनके कर्म करने को एक आह्वान करते थे कि ये करना है, और लोग वो काम करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं पेड़ लगाना है तो सैकड़ों लोग पेड़ लगाने पहुंच जाएंगे। वो सफाई में भिड़ते हैं तो हजारों लोग सफाई करने के लिए भिड़ जाएंगे। तो आप इस प्रकार के सृजनशील काम समाज में करिए और अपनी छवि को सुंदर बनाइए, सुदृढ़ बनाइए। इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? रोजगार के अतिरिक्त जो आप कर रहे हैं, शनय शनय उम्र, अनुभव, ज्ञान, अवसर आपके परिवेश में प्राप्त हो जाएगा। तो कम से कम आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे। यदि आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर ना आप राजनीति कर रहे हैं, ना समाज सेवा कर रहे हैं, ना घर के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए आपको ये भाव रखने पड़ेंगे अपने अंतर्चित्त में। तो हमारे युवाओं के संदर्भ में, मैं बल्कि संदर्भगत ये विषय निकल कर आया है, तो मैं ये कहूँ, युवा अपने कैरियर के संदर्भ में उतने जागृत नहीं होते जितनी अपनी सुविधाओं के प्रति जागृत होते हैं। उनको कितनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। खासकर युवाओं के समय में युवापन तो बड़ा विशेष होता है। ये तो ऐसा होता है जिस पर अपन ने कहा ना, जो चले पवन की चाल जवानी उसको कहते हैं, वो तो एक अलग प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखिए, वो ध्यान अपने बारे में तब देना शुरू करते हैं जब कोई पीछे से टोकने लगता है, कहीं फार्म भरा क्या,
कहीं नौकरी देखी क्या, तुम उठते क्यों नहीं हो, तुम जाते क्यों नहीं हो। बिल्कुल तब वो झल्ला कर उसे ध्यान आता है कि अरे मुझे ये सब करना होगा। ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ युवा बनना है ना, तो अध्ययन काल से ही सृजनशील हो जाइए। वाह वाह वाह। जैसे ही आप 18 वर्ष के होते हैं और 12वीं कक्षा से बाहर निकले, अरे आप तो 9वीं 10वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि वो सोचें अब मुझे कौन सा टेस्ट देना है, कौन सी परीक्षा देना है, कौन सी तैयारी करना है। आप विश्वास मानेंगे, एक पान वाले के बच्चे से मैं मिला, दुकान पान की, उसने अपने बच्चे से मिलवाया। बच्चा इंजीनियर होकर के कहीं नौकरी के लिए जा रहा था। मैंने कहा अरे वाह, तुम्हारा पुत्र इंजीनियर हो गया है। उसको किसी विदेशी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। तो मैंने कहा बेटा नौकरी करोगे? बोलेगा नहीं, मैं तो केवल एक अनुभव लेकर आ रहा हूँ गुरुजी, और इसके बाद मैं पिताजी के पान के दुकान को एक वैज्ञानिक स्वरूप देना चाहूँगा। मैंने कहा ये है युवा। आप देखिए उसकी दृष्टि में कहाँ परिवर्तन है। एक बिटिया से मैं मिला, उससे मैंने कहा बेटा ये तो पढ़ाई कर रही है, वो उसने बीए कर रही थी। वो बोले मैं इससे जो फाइन आर्ट और ये कढ़ाई बुनाई का जो सिस्टम देख रही हूँ, उसके बाद में इससे एक नया उद्योग शुरू करूंगी छोटा स्वरूप में, और लोगों को जो है श्रृंगार की सामग्रियों का निर्माण खुद करके दूंगी। आप देखिए नवाचार की प्रक्रिया उस उम्र से, बिल्कुल सही बात, उस उम्र से। ठीक तो है, आपको ये सब चीजें सृजनशीलता अध्ययन करते समय जागृत करनी। मित्रों से, दोस्तों से जो आप समय दे रहे हैं, उस समय में आप सोचिए कि आप 2 घंटे यदि मान लीजिए अपने मित्र के साथ बैठ कर आ रहे हैं, तो उन 2 घंटों में आपने चर्चा क्या की है। महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या आप निराशावादी हैं? चापलूसी और चाटुकारिता किस दौर में नहीं रही है, और इससे कौन है आप में से और हम में जो जूझा नहीं है? अधिकांश लोग मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं, और इसीलिए अंग्रेज़ी की ये कहावत है कि माइट इज़ राइट, जो बॉस के लिए कहा जाता है कि भैया घोड़े की अगाड़ी और बॉस की पिछाड़ी से दूर रहो, घोड़े की पिछाड़ी और बॉस की अगाड़ी से दूर रहो। अब जब ये बात कही जाती है तो आप मुख्य धारा में आ जाते हैं, लेकिन आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो द्वंद्व, जो पहले भी गोस्वामी जी ने कहा है कि द्वैत तो कष्ट ही देगा, कि दही खाऊं कि मही खाऊं, क्या करूं? क्या इनकी तरह चापलूस हो जाऊं क्योंकि इनको तो मिल गया टिकट पार्षद का या विधायकी का, और ये सबसे बड़े चापलूस हैं फला नेताजी के? आपके मन में ये द्वंद्व ही आपके कष्ट का कारण है। खुदा तू इस तरफ कर दे या मुकम्मल इस तरफ कर दे, खुशी दे तू मुझे या गमों की इंतहा कर दे, खुदा तू इस तरफ कर दे या कि मुकम्मल। एक तरफ हो जाइए ना। चाटुकारिता की धारा में बहना है और उससे सफलता प्राप्त करनी है तो वैसा रास्ता चुन लीजिए, और नहीं तो राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। देखिए मैं केवल एक बात कहूँ कि ये कह देना बड़ा सरल सहज है कि वो चाटुकार है। ये कह देना बड़ा सरल है जी कि उन्होंने मेरे साथ न्याय नहीं किया। उनकी परिस्थिति, उनकी व्यवस्था, उनका कर्तव्य। आप अपना समय इसमें व्यर्थ में जाया ना करिए। आप सवेरे से शाम क्या कर रहे हैं, यही देखने के लिए कि कौन चाटुकार है, कौन चाटुकार नहीं है इसी में। यानी यदि आपके हिसाब से प्रक्रियाएं हो रही है तो दुनिया चाटुकारिता में नहीं चल रही, और नहीं हो रही है तो चाटुकारिता में चल रही है। इस वैमनस्यता में मत पड़िए। आप ध्यान रखिए, एक बड़ा आनंद होता है शरद जी जब पहली बार एक युवा धन प्राप्त करता है, बिल्कुल पैसा कमाता है। बिल्कुल ठीक। क्या आपने वो आनंद चखा है? अगर चख लिया है तो फिर उसके बाद बाकी चिंतन करने की जरूरत है। एक बार कमाइए। बिल्कुल ठीक बात है। और द्वंद्व हमेशा मनुष्य की शक्ति को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करता है। इसीलिए द्वंद्व को समाप्त करने के लिए ये कहा भी जाता है कि आप ध्यानस्थ होकर बैठिए, या एक कागज़ पर लिख लीजिए कि मैं जिस मार्ग का पथिक हूँ, जिस मार्ग पे चल रहा हूँ, वहाँ से मैं कहाँ पहुँचूँगा और पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं। जो भी नतीजा आपको लगता है लिख लीजिए और मुक्त हो जाइए। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले अंक में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।